हेलो एंड वेलकम टू ईडॉन एकेडमी। अपने एग्जाम रेडी सीरीज में हम कर रहे हैं ज्योग्राफी, जिसमें एनसीईआरटी प्लस में क्लास 11th के ज्योग्राफी पे हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जो है नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। अ, इससे पहले कि हम बात करें वेजिटेशन के बारे में, सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन समझो, वेजिटेशन है क्या। वेजिटेशन मतलब जो नेचुरली जो पेड़ पौधे आ जाएं किसी भी जगह में, उसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। यानी कि उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कुछ नहीं है। उसके लिए ह्यूमन को उसकी देखरेख करने की ज़रूरत नहीं है। कोई हमारा ये पार्क या बागान नहीं है। ये जंगलों में जैसे जो पेड़ पौधे खुद बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के उगते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। तो अब आगे देखते हैं वेजिटेशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, और वो उसकी कौन कौन से फॉरेस्ट के टाइप्स आते पाए जाते हैं यहाँ पे, और उनको कंट्रोलिंग फैक्टर्स उनके क्या-क्या हैं? किस वजह से कोई पेड़ कहीं पे पाया जा रहा है, या किस तरीके का जंगल कहाँ पाया जाता है या नहीं पाया जाता, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वेजिटेशन ऑफ इंडिया, उसकी कंट्रोलिंग फैक्टर्स क्या है? ठीक है, सबसे तो डाइवर्स है। इंडिया की वेजिटेशन जो है बहुत डाइवर्स है। डाइवर्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत डिफरेंट ज्योग्राफिक के फीचर्स पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा हाई ऑल्टीट्यूड्स हैं, सैंडी सॉइल्स हैं, ज़्यादा वेट क्लाइमेट्स भी है, ड्राई रीजन्स भी हैं। तो ऐसे डाइवर्स क्लाइमेटिक जोन्स हैं, डाइवर्स लैटिट्यूड्स हैं, उसकी वजह से यहाँ पे पेड़ पौधे जो हैं अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। तो ये देखो कि सबसे पहले तो जो वेजिटेशन है उसका कंट्रोलिंग फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंटली तो होता है क्लाइमेट। क्लाइमेट में बेसिक दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो रेनफॉल और दूसरी टेम्परेचर। तो इन दोनों से सबसे ज़्यादा वो इम्पैक्ट होते हैं। बट उसके अलावा लैटिट्यूड, किस लैटिट्यूड में वो लाई करते हैं, किस अल्टीट्यूड में वो पाए जाते हैं पेड़ पौधे या कोई रीजन, उसकी मिट्टी वहाँ की कैसी है, रिलीफ और सनलाइट, इन चीज़ों पे भी वो डिपेंड करते हैं। तो आगे हम एक-एक करके इनको देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि टेम्परेचर से और ह्यूमिडिटी से कैसे इफ़ेक्ट होता है। तो ये ब्रॉड वेजिटेशन टाइप डिटरमाइन करते हैं किसी जगह के। और सबसे तो ये देखो कि जो हाई टेम्परेचर रीजन होगा और जहाँ पे ह्यूमिडिटी हमारी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, वैसे जगहों में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वैसे फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनको हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, और पूरे अर्थ के इकोसिस्टम में कहीं पे भी इतनी हाई प्रोडक्टिविटी को सस्टेन करने के लिए कोई और फैक्टर्स प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास रीजन है नहीं। तो वो अगर वो इक्वेटोरियल रीजन्स में होते हैं, जैसे अंडमान एंड निकोबार, क्लोज टू इक्वेटर अंडमान एंड निकोबार रीजन्स हो गए, या अदरवाइज जो ट्रॉपिकल रीजन्स के बहुत ही ह्यूमिड रीजन्स हो गए, वो वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो पाए जाते हैं, वही ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहीं पे पाए जाएंगे। अब उसके बाद अगर सेम टेम्परेचर अभी हमारा हाई है और उसी में अगर ह्यूमिडिटी अगर लो हो जाए, अभी तो हमने हमने देखा कि हाई टेम्परेचर एंड हाई ह्यूमिडिटी में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। बट अगर हमारी टेम्परेचर ज़्यादा है और बट ह्यूमिडिटी लो है, टेम्परेचर हमारी हाई है बट ह्यूमिडिटी लो है, तो वैसे जगह में हमें डेजर्ट वेजिटेशन, ज़ेरोफाइटिक वेजिटेशन पाए जाएंगे, या तो फिर उनको हम कह सकते हैं बेसिक लैंग्वेज में अंडरस्टैंडिंग के लिए थॉर्न्स और स्क्रब वेजिटेशन पाए जाएंगे। यहाँ पे बड़े पेड़ पौधे, बड़े ट्रीज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है। अब ऐसे ऐसे जो लोकेशन है इंडिया में, वो राजस्थान और कच्छ के कुछ रीजन्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं दूसरा फैक्टर। एक तो हमने देखा कि क्लाइमेट के दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, एक वहाँ की टेम्परेचर और दूसरी रेनफॉल। तो टेम्परेचर हमने देख लिया, अब रेनफॉल में वो कैसे डिपेंड करते हैं। तो रेनफॉल जहाँ पे जितनी ज़्यादा या कम होगी, उसकी बेसिक उसके ऊपर हमारा वहाँ पे उसकी डेंसिटी एंड प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। डेंसिटी यानी कि जंगल कितने घने होंगे, कितने पास पास पेड़ जो होंगे वो उगेंगे। और प्रोडक्टिविटी यानी कि जो वहाँ पे वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं, घास फूस है, दूसरे स्क्रब्स हैं, या झाड़ फूल है, जो भी है, तो वो एक यूनिट एरिया में कितने ज़्यादा वो पाए जाएंगे। हाई प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि एक यूनिट एरिया में ज़्यादा डेंस वहाँ पे पेड़ पौधे और झाड़ वगैरह है। रेनफॉल से जो डिटरमाइन होता है वो हमारा डेंसिटी एंड प्रोडक्टिविटी डिटरमाइन होता है। तो जहाँ पे
250 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा रेनफॉल है, वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। 250 या मिनिमम 200 से ऊपर तो होना ही चाहिए। वैसे फॉरेस्ट होते हैं, डेंस काफ़ी होते हैं और मल्टी लेयर्ड होते हैं। यानी कि सबसे टॉप लेयर एक होगा, उसके नीचे के एक दूसरा लेयर होगा, उसके नीचे एक और लेयर होगा, ऐसे करके मल्टीपल लेयर्स होते हैं उस फॉरेस्ट के। इनके बारे में डिटेल में हम थोड़ी देर में देखेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए इतना बस समझ लो। डेंस होते हैं और मल्टी लेयर्ड होते हैं। यानी उनकी कैनोपी की बात हो रही है। फॉरेस्ट के जो टॉप लेयर्स की बात हो रही है, उनकी बात हो रही है। यूजुअली दूसरे जंगलों में टॉप लेयर जो होता है वो एक ही होता है, बट रेन फॉरेस्ट में वो मल्टीपल उसका लेयर उनमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं तो 100 टू 200 सेंटीमीटर वाले रेनफॉल रीजन्स में हमारा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। वो ज़्यादा जहाँ पे बारिश होगी वहाँ पे मॉइस्ट डेसिडियस होंगे, जहाँ पे थोड़ी कम बारिश होगी वहाँ पे ड्राई डेसिडियस होंगे। 70 सेंटीमीटर या उससे कम बारिश जहाँ पे होगी वहाँ पे थोड़ा ज़ेरोफाइटिक या डेजर्ट टाइप के वेजिटेशन वहाँ पे पाए जाते हैं, थॉर्न स्क्रब्स इस तरीके के कटीले झाड़ थोड़े डिस्टेंस पे पाए जाएंगे। तो दो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स जो क्लाइमेट के थे, टेम्परेचर और रेनफॉल, उससे हमारे फॉरेस्ट कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं, ये यहाँ पे हमने दिखाया। अब एक चीज़ है इसमें, प्रेसिपिटेशन जहाँ पे जितना ज़्यादा होगा वहाँ पे बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। कम प्रेसिपिटेशन वाले जो रीजन्स हैं, डेजर्ट वाले जो रीजन्स हैं, उनमें प्रोडक्टिविटी बहुत कम होती है, पेड़ पौधे वहाँ कम पाए जाते हैं, बहुत ही स्पार्स होते हैं। और जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है, इक्वेटोरियल रीजन्स में या फिर दूसरे हाई रेनफॉल रीजन्स में, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब लैटिट्यूड से कैसे कंट्रोल होता है, तो लैटिट्यूड मेनली कंट्रोल करता है इंसोलेशन। इंसोलेशन हम पहले भी देख चुके हैं क्लाइमेट वाले चैप्टर में। इनकमिंग सोलर रेडिएशन जो होता है उसे हम शॉर्ट में इंसोलेशन बोलते हैं। अब जहाँ पे इंसोलेशन ज़्यादा होगी यानी कि क्लोज टू द इक्वेटर, वैसे रीजन्स में यूजुअली ब्रॉड लीव बड़े चौड़े चौड़े पत्तेदार पेड़ दिखाई देते हैं। और हाई अल्टीट्यूड्स में जैसे हम जाते हैं तो कॉनिकल या फिर टेम्परेट टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब लोअर लैटिट्यूड्स में देखो, नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लोअर लैटिट्यूड्स में नियर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हाई इंसोलेशन है। हाई इंसोलेशन है, सो मोस्ट ऑफ द ईयर वहाँ पे सन ओवरहेड होता है, और उसकी वजह से वहाँ पे वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट भी देखने को मिलता है, तो उसकी वजह से वहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट है। इसके एग्जांपल्स हमारे यहाँ वेस्टर्न घाट्स में है, ठीक है। हायर लैटिट्यूड्स में क्या है, उनके पास रिलेटिवली लो इंसोलेशन है। हिमालय से और हिमालयन रीजन्स में या हिमालय के नॉर्दर्न स्लोप्स में इंसोलेशन कम होता है, तो वैसी जगह में ठंड होती है और कॉनिफरस टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इवन हायर लैटिट्यूड्स में, आर्कटिक रीजन्स में अगर हम देखें तो ये चीज़ें और भी ज़्यादा एविडेंट देखने को मिलती हैं। अब ऑल्टीट्यूड से कैसे डिफरेंसेस आते हैं, ऑल्टीट्यूड यानी कि मीन सी लेवल से कितना उनका हाइट का डिफरेंस है। तो ये हमने देखा है कि ऑल्टीट्यूड की वजह से जो है लैप्स रेट में 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर्स वो टेम्परेचर गिरता है, और इसकी वजह से वेजिटेशन जो है थोड़े थोड़े वो चेंज करते जाते हैं। सबसे तो इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं हिमालयाज में। तो हिमालयाज में जो लोअर स्लोप्स हैं या फुट हिल्स हैं, शिवालिक वाले रीजन हो गए, तो उसमें हमें ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, साल साल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वेजिटेशन चेंज होती जाती है। तो मिड ऑल्टीट्यूड्स पे अगर जाएं, यानी कि कुछ 700-800-900 मीटर या उससे ऊपर के 1000 मीटर से ऊपर वाले ऑल्टीट्यूड्स में अगर जाएं, तो वहाँ पे हमें टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। वो कुछ पेड़ों के नाम याद रख लो फॉर स्पीसीज, ओक, पाइन एंड देवदार। देवदार हालांकि ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड पे जाने पे मिलता है, बट पाइन 1000-1500 मीटर के एलिवेशन पे देखने को मिलते हैं। फिर आगे अगर हम जाएं हायर, इवन हायर अल्टीट्यूड पे चले जाएं, 3000-4000 मीटर के हाई अल्टीट्यूड पे, तो वहाँ पे अल्पाइन मीडोज देखने को मिलेंगे, और उसके आगे तो टुंड्रा रीजन मिलेगा। वहाँ पे परमानेंट स्नो ही देखने को मिलेगा। कभी कभी सीजन में स्नोफॉल, स्नो के पिघलने के बाद हो सकता है कि कुछ घास वगैरह दिख जाए, अदरवाइज मोस्टली वहाँ पे स्नो मिलेगा। और जो
3000 मीटर के आसपास वाले रीजन्स होते हैं, वहाँ पे वो अल्पाइन मीडोज होते हैं, घास होते हैं ज़्यादा, पेड़ पेड़ वहाँ कम दिखाई देता है, इनफैक्ट नहीं दिखाई देता है। अब यहाँ तक हमने देख लिया कि क्लाइमेट से कैसे उनमें फ़र्क आ रहा है, टेम्परेचर देख लिया, रेनफॉल देख लिया, लैटीट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड देख लिया। अब स्लोप्स पे जाते हैं थोड़ी। रेन शैडो इफेक्ट से उनमें क्या फ़र्क आता है? रेन शैडो इफेक्ट होता है जहाँ पे एक माउंटेन स्लोप के एक साइड में जहाँ ज़्यादा बारिश हो रही है, उसे हम विंडवर्ड साइड बोलते हैं, और दूसरे साइड में जहाँ कम बारिश हो रही है उसे लीवर्ड साइड बोलते हैं। अगर यहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रही है इस वाले रीजन में, तो इसे हम विंडवर्ड साइड बोलेंगे, बारिश यहाँ पे ज़्यादा है। और ये वाला रीजन जो है वो रिलेटिवली ड्राई है, इसे हम लीवर्ड साइड बोलेंगे। तो विंडवर्ड साइड जो है तो उसमें ओरोग्राफिक रेंज ज़्यादा है, वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ये हमें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में, वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड में देखने को मिलते हैं, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। और वहीं पे जो लीवर्ड इंटीरियर्स हैं, लीवर्ड इंटीरियर्स जो डेक्कन साइड की एरिया जो है उसमें हमें ग्रासलैंड एंड स्क्रब्स देखने को मिलेंगे, और कहीं अगर जंगल दिख भी गए तो ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडुअस टाइप के देखने को मिलेंगे। ये हो गया रेन शेडो इफेक्ट का उसमें डिटरमाइनिंग फैक्टर। आगे जो है कि वो सॉइल पे भी डिपेंड करता है, फॉरेस्ट टाइप। सॉइल पे देखो कैसे हुआ है। तो एक तो डेल्टाइक एंड सलाइन सॉइल्स जहाँ पे हैं, डेल्टा रीजन्स में, और जहाँ पे कि सी वाटर का इन्फ्लुएंस है, या तो वो सलाइन सॉइल हो सकता, सलाइन वाटर वहाँ तक हो सकता है, या तो ब्रैकिश वाटर हो सकता है। तो वहाँ पे मैंग्रोव्स देखने को मिलते हैं, सुंदरबन से एक एग्जाम्पल है। दूसरे मैंग्रोव्स के एग्जाम्पल हम देख चुके हैं, भीतरकनिका एंड भीतरकनिका वाला रीजन है। दूसरे भी कोरिंगा मैंग्रोव्स एंड अदर रीजन। तो उनमें क्या है कि सेम लैटिट्यूड में, सेम क्लाइमेटिक जोन में ही अगर हम इंटीरियर्स में थोड़े जाएं, प्लेट्यू रीजन में अगर हम थोड़े इंटीरियर्स में जाएं, तो वहाँ पे हमें डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। क्योंकि वहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है? सॉइल का डिफरेंस आ रहा है। जो कोस्ट के पास जो रीजन्स हैं वहाँ पे सलाइन सॉइल मिल रहा है, तो उसमें मैंग्रोव्स उगते हैं, मैंग्रोव्स आते हैं। बट अदरवाइज अगर थोड़े इंटीरियर्स में हम जाएं, सेम क्लाइमेटिक रीजन है, सेम रेनफॉल रीजन है, बट डिफरेंस क्या है? सॉइल का डिफरेंस है। अंदर में रेड सॉइल पाए जाएंगे, तो कोस्टल रीजन्स में सलाइन सॉइल्स पाए जाएंगे। उनकी वजह से वहाँ फॉरेस्ट टाइप में भी डिफरेंस आ रहा है। वहीं अगर एरिड एंड सैंडी सॉइल्स की बात करें हम, डेजर्ट रीजन्स में, तो वहाँ पे ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स देखने को मिलते हैं, कैक्टस हैं, थॉर्न्स एंड बुशेज हैं। और इसमें भी एरिड एंड सैंडी सॉइल्स में भी दो टाइप के, हमें डेजर्ट रीजन्स में भी दो टाइप के फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। एक तो वो रीजन हो सकता है जहाँ पे कि पूरी तरह से रेत है, सैंडी रीजन है, वहाँ पे हमें कैक्टस थॉर्न्स देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि किसी दूसरे रीजन में रॉक्स और ग्रेवल्स देखने को मिले, चट्टानी चट्टान हो या पथरीली वो रेगिस्तान हो, वहाँ पे उतने ज़्यादा सैंड ना देखने को मिले। तो उनमें भी कहीं कहीं स्पेशीज कुछ ग्रो करते हैं जो कि इनसे थोड़े अलग होते हैं। अब नाम स्पेसिफिक हमने इसीलिए नहीं दिया क्योंकि वो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट होता है याद करने में। जो कॉमन नेम्स हैं हम उनको याद करते हुए जाएंगे। लेक्चर कॉम्प्लिकेट करना नहीं है, इसको डिफिकल्ट बनाना नहीं है। बस ये समझो कि जहाँ पे रॉक्स एंड ग्रेवल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वहाँ पे हमारा जो जो वेजिटेशन टाइप है वो डिफरेंट हो जाएगा। स्पेसीज जो है, प्लांट्स जो है वहाँ पे, वो दूसरे तरीके के पाए जाएंगे। अब इनमें फ़र्क इसलिए आ रहा है क्योंकि सैंड में वो रूट्स हैं पौधों के, वो इजीली पेनिट्रेट करते हैं, और रॉक्स में वो रूट्स इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो जो इजीली सर्वाइव कर जाते होंगे इन सैंडी सॉइल्स में, वो इन रॉक्स में सर्वाइव नहीं कर पाते होंगे, और इन रॉक्स के लिए ज़्यादा हार्डी टाइप के, रफ एंड टफ टाइप के प्लांट वेराइटीज देखने को मिलते होंगे। स्पीशीज का नाम हमने यहाँ पे जान करके नहीं दिया है, ताकि याद करने में प्रॉब्लम ना हो। इन्फॉर्मेशन ओवरडोज नहीं होना चाहिए, समझने के लिए इतना काफ़ी है। फिर देखते हैं सनलाइट एंड डे की लेंथ जो है वो उसको कैसे इफेक्ट करती है। तो डे लेंथ को जो है हम फोटो पीरियड भी बोलते हैं। इतना करते हुए डे लाइट को हम फोटो पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है। फोटो यानी लाइट, और पीरियड यानी कितनी देर तक वो वहाँ पे लाइट रहती है, यानी कितनी देर तक वहाँ पे डे रहता है। तो ग्रोथ साइकिल्स और इन चीज़ों को वो इफेक्ट करते हैं।
लॉन्गर डे लाइट है तो उनमें लॉन्गर डे लाइट अगर है तो उनकी फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगी और वो ज़्यादा बायोमास प्रोड्यूस करेंगे। बायोमास यानी कि पेड़ को ग्रो करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है, पेड़ जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो उसमें उसके तने बड़े होंगे, उसमें पेड़ पत्तियां ज़्यादा आएंगी तो वो उस पेड़ के लिए बायोमास होगा। तो जितनी ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगी वो उन बायोमास का प्रोडक्शन उनमें ज़्यादा होगा। तो फॉरेस्ट का स्ट्रक्चर भी उनमें डिफरेंट होगा। अब फोटो पीरियड का क्या मतलब है, कैसे इनका इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे अगर हम आर्कटिक रीजन्स में जाए तो एक तो उसमें सालों भर में सेम मौसम रहता नहीं है। ट्रॉपिकल रीजन्स में मोर और लेस यहाँ पे डे लाइट कुछ 12 घंटे के जितना होगा, कभी थोड़ा कम हो कभी थोड़ा ज़्यादा हो, बट मोर और लेस वो सेम रहता है। तो उसमें क्या है कि मॉइस्चर जो है, मॉइस्चर उनको फ्लावरिंग ट्रिगर करते हैं, यानी कि उनको उन पेड़ पौधों को जो रिप्रोडक्शन का टाइम होगा जब वो फल प्रोड्यूस करेंगे, फूल प्रोड्यूस करेंगे, वो सीजन कैसे डिटरमाइन होता है। तो जब उनको ज़्यादा मॉइस्चर मिलता है तब उन पेड़ को सिग्नल जाता है कि अभी जो उनके ऑफस्प्रिंग्स होंगे या जो वो फ्रूट्स या फ्लावर्स प्रोड्यूस करेंगे तो उनसे जो सैपलिंग्स या पेड़ पौधे निकलेंगे वो उनके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होंगे। ये उनके एक नेचुरल इंटेलिजेंस का ही पार्ट होता है, नेचर ने ही उनको सिखाया है। तो उनमें जो फ्लावरिंग होती है वो मॉइस्चर कंटेंट को समझ के होती है। जब मॉइस्चर ज़्यादा होता है तो वो फ्लावर करते हैं। बट अदरवाइज जो हायर लैटिट्यूड्स में है वो इस चीज़ से समझते हैं कि उन पे फोटो पीरियड कितनी है। अब फोटो पीरियड का मतलब क्या हुआ कि अगर हम ज़्यादा हायर ऑल्टीट्यूड सॉरी ज़्यादा हायर लैटिट्यूड्स में जाए तो उनमें आर्कटिक रीजन्स में वहाँ पे 6 महीना जैसा अगर कंप्लीटली सनलाइट उनके लिए होता है। समर्स जो होते हैं वो कंप्लीटली वहाँ पे डे ही होता है, नॉर्वे स्वीडन वाले रीजन में। और जो विंटर्स हैं तो कंप्लीटली वहाँ डार्क ही है, या तो पूरी तरह से डार्क है या थोड़ी शाम जैसा है। सन कभी वो देखते नहीं है पूरी ठंड में, और समर्स में वहाँ सन कभी सेट ही नहीं होता। तो उनके जो पेड़ पौधे हैं उन रीजन्स के वो इस चीज़ को रिसेप्शन उस चीज़ का होता है कि अभी समर वाला जो सीजन है उनके ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशंस है, क्योंकि वहाँ स्नो मेल्ट कर रहा होगा और सनलाइट ज़्यादा अवेलेबल होगी तो उनकी फ्लावरिंग उससे ट्रिगर होती है। तो फोटो पीरियड का इफेक्ट इस तरीके से आता है। अगर विंटर्स में वो फ्लावर करते तो वो विंटर्स में उनके सर्वाइवल के चांसेस नहीं होते। समर्स में होंगे तो समर्स में वो सर्वाइव कर जाएंगे। अब यही जो सेम केस है हमने नॉर्वे स्वीडन के लिए देखा, ये एग्जाम्पल इंडिया में भी एप्लीकेबल है हायर लैटिट्यूड हायर ऑल्टीट्यूड्स में, हिमालयस के, जहाँ बर्फ होती है और सीजनल फ्लावर्स होते हैं अल्पाइन मीडोज में। फ्लावर वैली और इस तरह के जो रीजन्स हैं उत्तराखंड में, वहाँ पे स्नोफॉल होती है अच्छी खासी, और वहाँ पे फ्लावर्स जो है वो समर्स में ही आते हैं। जब स्नोफॉल होगा तब तो फ्लावर्स आएंगे नहीं। तो उनके फ्लावर जो प्लांट्स हैं उनको ये सिग्नल कौन देता है कि अभी फ्लावर करने का टाइम हो गया है? वो फोटो पीरियड से वो प्लांट्स खुद करते हैं। आगे देखते हैं रिलीफ एंड टोपोग्राफी की क्या इंपॉर्टेंस है। तो रिलीफ एंड टोपोग्राफी यानी कि जहाँ पे प्लेन्स हैं वो फेवरेबल हैं एग्रीकल्चर के लिए, तो वहाँ पे जो भी जंगल किसी जमाने में हुआ करते होंगे वो लोगों ने काट कर साफ कर लिया और अब लोग उसमें एग्रीकल्चर करते हैं। उसीलिए यूपी बिहार एंड पंजाब एंड हरियाणा वाले रीजन में जो फॉरेस्ट की परसेंटेज है वो मिनिमम है, लोएस्ट है पूरे इंडिया में। और स्लोप्स एंड हिल्स जहाँ पे हैं, जो रीजन्स हमारे लिए ज़्यादा एक्सेसिबल नहीं है, जहाँ पे हम आसानी से जा नहीं सकते, वैसी जगहों में ज़्यादा पेड़ पौधे रह गए हैं, बचे रह गए हैं, क्योंकि हमारे लिए एग्रीकल्चर के लिए वो फेवरेबल नहीं है तो हम वहाँ जाके सेटल नहीं किए। एज ह्यूमन ह्यूमन पॉपुलेशन वहाँ सेटल नहीं कर पाए तो वहाँ पे जंगल बचे हुए हैं। इवन फॉरेस्ट रिपोर्ट्स अगर देखो तो जो हिली एरियाज हैं एंड जो एक्सेसिबल एरियाज नहीं है वहाँ ही सबसे ज़्यादा जंगल बचे हुए हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हों, हिमालय के हों या फिर पेनिनसुलर इंटीरियर्स के हों। अब ये क्लाइमेट का मेजर हमने देख लिया इफेक्ट क्या होता है, उसके बाद दूसरे छोटे मोटे फैक्टर्स भी देख लिए। सॉइल, सनलाइट, रिलीफ एंड टोपोग्राफी, लैटिट्यूड एंड ऑल्टीट्यूड। अब देखते हैं क्लाइमेट जोन्स का क्या उसमें इफेक्ट रहता है और वेजिटेशन को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। क्लाइमेट जोन्स यानी कि हम अभी जो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कोपेन क्लासिफिकेशन, तो उस पे हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट जोन्स की, यानी कि ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल या टेम्परेट, कोल्ड, टुंड्रा, उस तरीके से हम देखेंगे।
तो सबसे पहले देखते हैं क्लाइमेट जोन्स जो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट उसमें, यानी ए टाइप की बात कर रहे हैं। ए टाइप क्लाइमेट जो होता है ट्रॉपिकल क्लाइमेट इन द कोपेन क्लासिफिकेशन, उसमें ईयर राउंड जो टेम्परेचर है वो 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। मीन मंथली टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। और इनमें भी अब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी डिपेंडिंग ऑन रेनफॉल, जहाँ ज़्यादा बारिश होगी या कम बारिश होगी उसके बेसिस पे फॉरेस्ट थोड़े बहुत डिफरेंट होंगे। तो जहाँ हाई रेनफॉल रीजन्स है वहाँ पे हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल हम बार बार देख चुके हैं, वेस्टर्न घाट्स है एंड अंडमान रीजन्स है। जहाँ पे सीजनल रेनफॉल है, यानी कि एक सीजन यहाँ इनका ड्राई रहता है, वैसे में डिसीडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। ये हमें सेंट्रल इंडिया में देखने को मिलेंगे। और जहाँ पे ट्रॉपिकल एरियाज में ही जहाँ पे समर्स ड्राई हैं बिल्कुल, वैसे जगह में हमें ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ये कोरोमंडल कोस्ट में देखने को मिलते हैं। ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये भी एक पेक्यूलियर सा चीज है, आगे हम देखेंगे इसमें। वहाँ पे रेनफॉल तो ऐसे बहुत कम होती है उस रीजन में, बट फिर भी वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे फॉरेस्ट ह्यूमिडिटी से मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर लेते हैं। अदरवाइज वहाँ रेनफॉल कम है। आगे देखते हैं दूसरे टाइप ऑफ क्लाइमेट जोन्स में, ड्राई टाइप ऑफ क्लाइमेट जोन्स में, यानी डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट जोन्स में। तो ये यहाँ पे बारिश तो है वो कम है, रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर। जेरोफाइटिक वेजिटेशन है। जेरोफाइटिक मतलब कि जो डेजर्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन जो है उसको हम जेरोफाइटिक कहते हैं। यहाँ पे ग्रासेस छोटे मोटे दिख सकते हैं, कहीं पे झाड़ स्क्रब्स हो सकते हैं, थॉर्न्स कंटीले पेड़ हो सकते हैं और कैक्टस देखने को मिलता है। ये इसका एग्जाम्पल है थार डेजर्ट, और कुछ कच्छ के भी पार्ट्स हो सकते हैं। अब देखते हैं सी टाइप क्लाइमेट, यानी सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, या जो नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला रीजन है। इनमें समर्स तो हॉट हैं, बट विंटर्स थोड़े ठंडे हैं। कोल्डेस्ट जो मंथ की टेम्परेचर होगी वो 18 डिग्री सेल्सियस टू -3 डिग्री सेल्सियस होगी। ये क्लाइमेट वाले पार्ट में हम देख चुके हैं। और एक तो और चीज़ है कि इसमें रेनफॉल जो है मॉडरेट है, बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है, बहुत कम भी नहीं है। तो यहाँ पे हो सकता है कि मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिले। ओक, चेस्टनट और कुछ ब्रॉड लीव्ड स्पीसीज यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। कुछ यहाँ पे नीचे वाले, अब यहाँ हम हिमालयन फुटहिल्स या हिमालयन फुटहिल की बात करें अगर, तो ब्रॉड लीव्ड स्पीसीज कहने का मतलब है यहाँ पे कि नीचे के जो स्लोप्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द शिवालिक रीजन, वहाँ पे हमें साल और इस तरीके के पेड़ देखने को मिलते हैं। साल देखने को मिलेंगे और टीक के पेड़ देखने को मिल सकते हैं। तो वो हमारे ब्रॉड लीव्ड स्पीसीज हो गए। और ओक एंड चेस्टनट ये सब भी देखने को मिलता है। तो हिमालयन रीजन्स के फुटहिल्स में ये है। आगे में कूल टेम्परेट और कोल्ड कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ये डी टाइप ऑफ क्लाइमेट इंडिया में अरुणाचल साइड में पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। विंटर्स यहाँ लंबी होती हैं और समर्स बहुत छोटे होते हैं, शॉर्ट एंड माइल्ड समर्स। ठीक है। वार्मेस्ट मंथ भी जो है वो, वार्मेस्ट मंथ जो है उनकी टेम्परेचर तो 10 डिग्री से ज़्यादा है, बट कोल्डेस्ट की टेम्परेचर -3 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। और जो ठंड है यहाँ पे ये ज़्यादा लंबी है एज कम्पेयर टू द समर्स। कॉनिफरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं, चीड़, पाइन और स्प्रूस, जूनिपर्स, बर्च, ये सब ट्रीज यहाँ पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं ई टाइप हनी टुंड्रा, अल्पाइन क्लाइमेट्स, आइस क्लाइमेट्स। वार्मेस्ट में जो मंथ है उनकी टेम्परेचर जो है लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस है। शॉर्ट ग्रोइंग सीजन है, बहुत ही कम टाइम तक, समर्स में थोड़ी देर तक हो सकता है कि बर्फ वहाँ पे मेल्ट कर जाए, स्नो मेल्ट कर जाए, तो वहाँ पे थोड़े बहुत फ्लावरिंग हो सकते हैं, घास फूस ही उगेंगे, वहाँ आ जाएंगे, वहाँ पे पेड़ तो देखने को मिलेंगे नहीं। तो वो अल्पाइन मीडोज होते हैं और मॉसेज एंड लाइकेंस होते हैं। अल्पाइन मीडोज यानी कि ग्रासलैंड टाइप का एरिया होता है, और अल्पाइन यानी कि जो काफी हाई ऑल्टीट्यूड्स में पाया जाए उसको अल्पाइन बोलते हैं। मॉसेज एंड लाइकेंस है कि छोटे मोटे घास की तरह ही पेड़ पौधे होते हैं। लाइकेंस तो दीज आर सिम्बायोटिक रिलेशन बिटवीन बिटवीन फंगाई एंड एल्गी। और मॉसेज एक घास की तरह छोटे छोटे पौधे होते हैं। ये देखने को मिलेंगे अपर हिमालयाज में, लद्दाख रीजन्स में, और अपर रीचेज ऑफ सिक्किम एंड अरुणाचल, वो भी अपर हिमालयाज ही। अब एक चीज देखो, बार बार हम जब कहते हैं कि वेजिटेशन में हम देखेंगे एक चीज बार बार कि फॉरेस्ट टाइप्स में मॉइस्ट फॉरेस्ट बोलेंगे, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और ड्राई फॉरेस्ट। तो ये मॉइस्ट, वेट, ड्राई ये सब है क्या, ये समझो पहले।
एक उसके लिए चार्ट बनाया है हमने। फॉरेस्ट टाइप्स जो है, हम वेट तभी बोलते हैं जब वो वेट, मॉइस्ट और ड्राई, ये सब हम बोल रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रेनफॉल। जहाँ पे ज़्यादा बारिश होगी उसको हम वेट बोलेंगे। तो ये क्लासिफिकेशन इसका देख लो, 200 to 250 सेंटीमीटर रेनफॉल वाला जो एरिया होगा वहाँ पे हमें वेट फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, या इस रेनफॉल कंडीशन को हम वेट बोल रहे हैं। फिर है मॉइस्ट क्लाइमेट या फिर मॉइस्ट फॉरेस्ट की बात अगर करें तो वो 100 to 200 सेंटीमीटर वाले रेनफॉल रीजन में पाए जाएंगे। तो मॉइस्ट का मतलब समझो कि 100 से 200 सेंटीमीटर की जो रेनफॉल है उसको हम मॉइस्ट में क्लासिफाई कर रहे हैं। आगे में ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ड्राई फॉरेस्ट में मतलब 70 से लेकर के 100 सेंटीमीटर वाला रेनफॉल रीजन है। और 70 से जब हम कम आ गए, 70 से भी नीचे आ गए, तो वो सेमी एरिड या स्टेपी वेजिटेशन है। और वो 35 टू 70 सेंटीमीटर रेनफॉल वाला रीजन है। और कम्प्लीटली ड्राई जो रीजन है, लेस देन 35 सेंटीमीटर जहाँ पे रेनफॉल है, उसे हम एरिड बोल रहे हैं। तो एरिड एंड सेमी एरिड तो फिर भी समझते हैं लोग। ड्राई, मॉइस्ट, वेट, ये रेनफॉल के किस कैटेगरी में आएंगे ये समझने में अब कंफ्यूजन नहीं हो। ड्राई मतलब अभी फिर से एक बार देखो, वेट मतलब कि यहाँ पे ज्यादा बारिश है, बहुत ज्यादा बारिश है। मॉइस्ट मतलब कि सिग्निफिकेंट, ठीक ठाक बारिश है। ड्राई मतलब बारिश कम तो है बट अभी भी वहाँ पेड़ आ रहे हैं, बड़े पेड़ आ रहे हैं। फॉरेस्ट है, डिसिडियस फॉरेस्ट है। अब सेमी एरिड एंड एरिड में है क्या, कि इसमें पेड़ इक्का दुक्का ही देखने को मिलेंगे, ज्यादातर घास फूस और श्रब्स ही होंगे। सेमी एरिड वेजिटेशन जो स्टेपी है वहाँ घास ज्यादा देखने को मिलेंगे। और एरिड वेजिटेशन में वही घास और झाड़ जो होंगे वो काफी दूरी दूरी में छिटपुट देखने को मिलेंगे। अब देखते हैं आगे अगला क्लासिफिकेशन। अभी तक हमने देखा वेजिटेशन क्लाइमेटिक कंट्रोल्स देख लिया है, ठीक है। और क्लाइमेटिक जोन से कैसे वो डिफर कर रहे हैं। एंड अब हम देखेंगे ऑल्टीट्यूड से उनकी जोनेशन कैसी होती है, यानी कि जैसे जैसे स्लोप्स में हाइट चेंज करता जाता है, वेजिटेशन हमारी कैसे चेंज करती जाती है। तो ये हमें सबसे सिग्निफिकेंटली देखने को मिलता है, एक तो हिमालयन रीजन में और दूसरा वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में। तो जैसे जैसे हम लोअर एलिवेशन से ऊपर की तरफ हम जाते चले जाएंगे, तो हमारी वेजिटेशन चेंज होती चली जाएगी। तो सबसे पहले देखो, जो लेस देन 1000 मीटर है, यानी फुटहिल्स या शिवालिक वाले रीजन है, वहाँ पे हमें ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। मॉइस्ट डेसिडियस अभी हमने देखा कि जो यहाँ पे बारिश हमारे लिए 100 to 200 सेंटीमीटर की बारिश यहाँ पे है। अब यहाँ पे सबसे प्रोमिनेंट पेड़ जो है वो है साल फॉरेस्ट, सोरिया रोबस्टा, ये नाम याद कर लो। सबका साइंटिफिक नेम याद नहीं रख पाओगे बट कुछ इंपॉर्टेंट पेड़ जो है उनके नाम याद रखना। तो उसमें एक साल भी है जो कि इसका नाम याद रखो, सोरिया रोबस्टा। ये पेड़ यहाँ पे डोमिनेंट है। रेनफॉल यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, ज़्यादा बारिश है, क्लाइमेट वार्म है, और इन्हीं में तराई भंवर बेल्ट भी आते हैं। तो मार्शलैंड्स हैं, और उसमें ये पेड़, ये जंगल, यानी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलता है। अब इसमें फैक्चुअल ही है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं है, समझाने के लिए थोड़ा बहुत है। इजी बना सकता है कोई इसे विथ अ बेटर वे ऑफ एक्सप्लेनेशन, जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं, बट अदरवाइज फैक्ट्स ही हैं। इसको तरीके से याद करो, कौन सा रेनफॉल एंड क्लाइमेट को पैरेलली साथ में रख के याद करो तो सब याद हो जाएंगे। कुछ एक स्पीशीज का नाम जरूर रखना, याद रखना सब में, और उनके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। ब्रॉड लिव्ड क्यों हम कहते हैं, क्यों उनमें थॉर्न्स होते हैं, कुछ बेसिक्स हैं इनमें। जितनी ज़्यादा बारिश यहाँ पे होगी वो ब्रॉड लिव्ड फॉरेस्ट होंगे, जितनी बारिश कम होगी वहाँ पे थॉर्न्स आने शुरू हो जाएंगे। जब भी ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की हम बात करेंगे तो वहाँ पे पेड़, हमें कोई नीडल टाइप का पौधा पेड़ नहीं दिखने को मिलेगा, कॉनिफरस टाइप का पेड़ देखने को नहीं मिलेगा, ना ही हमें किसी डेजर्ट रीजन में बड़े चौड़े पत्तों वाला पेड़ देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम ये देखो, जो भी ट्रॉपिकल या बनाना टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो भी हैं, सो बनाना फॉरेस्ट में नहीं बट बनाना टाइप ऑफ प्लांट्स जो हैं वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन रीजन के हैं, उसीलिए उनके पत्ते इतने लंबे चौड़े होते हैं। और जो कैक्टस टाइप के हैं, या इवन दूसरे डेकोरेटिव प्लांट्स हम ऐसे लगाते हैं, बट दोज आर फ्रॉम द डेजर्ट रीजन्स, उनमें कांटे वगैरह आ जाते हैं। तो वो भी हम देखेंगे धीरे धीरे। कहने का मतलब है कि ज़्यादातर इसमें याद करने के लिए फैक्ट्स ही हैं।
लेस देन 1000 मीटर हमने देखा ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस है। 1000 to 2000 मीटर अब हम थोड़े हायर एलिवेशन में जा रहे हैं, लोअर हिमालयाज में, तो वहाँ पे सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट अब देखने को मिल रहा है। लोअर एलिवेशंस में डेसिडियस फॉरेस्ट से कम्प्लीटली अब थोड़े ऊपर जाने पे हमें पाइन फॉरेस्ट देखना स्टार्ट हो गए। चीड़ पाइन ये प्लांट्स हैं और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो फायर रेजिस्टेंट नीडल्स होती हैं, उस तरीके की होती हैं। स्लोप्स आर ड्रायर, रिलेटिवली ड्रायर, ठीक है, मतलब बारिश थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू द फुट हिल्स। जैसे जैसे हम एलिवेशन में ऊपर जाते चले जाएंगे हमारी बारिश की जो रेनफॉल की जो मैग्नीट्यूड है वो भी धीरे धीरे कम होगी। फुट हिल्स में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और स्लोप्स में ऊपर जाने पे थोड़े थोड़े बारिश कम होने लगता है। अब ये जो इनके पौधे जो चीड़ पाइन है उनके जो पत्तियां होती हैं वो फायर रेजिस्टेंट नीडल टाइप ऑफ लीव्स होते हैं, बट जब वो सूख जाते हैं तो वो उसमें आसानी से आग पकड़ लेते हैं। आगे और हायर एलिवेशन में अगर हम जाएं 15 से 3000 मीटर्स पे अगर जाएं मिडिल हिमालयाज में, तो हमें वहाँ पे रोडोडेंड्रॉन और देवदार ऐसे पेड़ देखने को मिलते हैं। रोडोडेंड्रॉन एक फ्लावरिंग श्रब है, फूल आते हैं इस तरह ऐसे, और वो छोटे छोटे पेड़ से श्रब हाइट के होते हैं। देवदार और बिग ट्रीज, बहुत लंबे चौड़े पेड़ होते हैं। क्लाइमेट यहाँ की ठंडी होती है, मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट है। और फिर ऊपर जाएं 3000 to 3600 मीटर एलिवेशन पे तो ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट हैं, स्टंटेड फॉरेस्ट हैं, ठीक है। हाइयर एलिवेशन पे जाने पे पौधों की हाइट कम होती है थोड़ी। हायर एलिवेशन आई मीन ओवर 3000 मीटर्स, वहाँ पे जूनिपर, सिल्वर, फर और बर्च बर्च ट्रीज हैं, जूनिपर ट्रीज हैं, इनकी हाइट रिलेटिवली कम होती है एज कम्पेयर टू देवदार। देवदार बहुत लंबे चौड़े होते हैं। लो रेनफॉल है इन रीजन्स में, विंटर्स काफी ठंडे हैं और ट्रांजिशन अब हो रहा है टुवर्ड्स अल्पाइन। अल्पाइन यानी कि बिल्कुल ही अब हम ग्रासलैंड रीजन्स में जा रहे हैं। 3600 मीटर से ऊपर हम वेस्टर्न रीजन में अगर देखें इन वेस्टर्न हिमालय, तो वो अल्पाइन मीडोज का रीजन स्टार्ट हो जाता है। इसे हम बुग्याल्स भी कहते हैं। जो ग्रासलैंड्स होते हैं हमारे हिमालयाज में, वेस्टर्न हिमालयाज में, इन हिमाचल एंड उत्तराखंड रीजन्स, उनको हम बुग्याल्स बोलते हैं। इन्हीं ग्रासलैंड्स को कश्मीर में हम मर्ग्स बोलते हैं, गुलमर्ग, सोनमर्ग वगैरह। यहाँ पे घास फूस ज़्यादा है, कुछ एक हर्ब्स मिलते हैं, मेडिसिनल हर्ब्स के लिए इन जगहों को जाना जाता है। अब बर्च एक ऐसा पेड़ है जिसे ट्री लाइन मार्कर बोलते हैं, यानी कि बर्च पेड़, जो पेड़ जहाँ पे हमें लगातार देने लगे, उसके आगे हो सकता है कि कुछ और ऊंचाई में फिर पेड़ दिखने को बंद हो जाए, वही हमारा ट्री लाइन मार्कर है। मतलब इसके आगे हमें ट्रीज देखने को नहीं मिलेंगे, अब श्रब्स और घास देखने को मिलेंगे। ग्रोइंग सीजन इनकी शॉर्ट होती है। ये रीजन कुछ पेस्टोरलिज्म के लिए जाने जाते हैं, भेड़ बकरी चराने के लिए, और वो कुछ ट्राइब्स हैं हमारे जिनको हम गुज्जर्स और बकरवाल्स जानते हैं। ये हमने पढ़ा था फिजियोग्राफी वाले चैप्टर में। अब देखते हैं कुछ आगे। ट्री लाइन मार्कर देखो, ये रहा बर्च फॉरेस्ट। बर्च के जो पेड़ होते हैं वाइट वाइट कलर का उनका तना होता है और छोटे हाइट के होते हैं एज कम्पेयर टू देवदार ट्रीज। और उनके आगे अब ये श्रब स्टार्ट हो गए यहाँ पे, ठीक है। इन पेड़ों के आगे ये है पेड़ वाले रीजन, बर्च ट्रीज हैं यहाँ पे। और उसके आगे जैसे जैसे हम एलिवेशन में ऊपर जा रहे हैं तो अब घास श्रब्स बन रहे हैं, श्रब्स भी छोटे छोटे हाइट के आ रहे हैं और उनके अल्टीमेटली और भी छोटे होते, वो परमानेंट स्नो लाइन में वो कवर हो जाएगा। यहाँ से ये वाला जो रीजन है इसे हम अल्पाइन मीडोज बोल सकते हैं। यहाँ पे तो फिर भी श्रब्स हैं, इन रीजन से हम इनको मीडोज बोल सकते हैं, अल्पाइन मीडोज जो बोगियाल से मर्ग्स हैं। और नीचे में ये हमारा टेम्परेट फॉरेस्ट है। देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए एवरग्रीन फॉरेस्ट, क्योंकि क्वेश्चन पूछने के लिए वहाँ पे एरियाज बहुत हैं। मैनग्रोव से क्वेश्चन पूछता है फ्रिक्वेंटली। और डेसिडुअस फॉरेस्ट से इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है वो इंडिया में सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड है। सबसे ज़्यादा जो जंगल इंडिया में पाए जाते हैं वो डेसिडुअस फॉरेस्ट से पाए जाते हैं। और कभी कभी हो सकता है ज़ेरोफाइटिक्स भी पूछ सकता है। तो हिमालयन जो कुछ एक नाम वगैरह याद रख लो पेड़
जंगलों के नाम जितना कुछ याद कर सकते हो कर लो। सब अगर नहीं याद भी हो रहा है तो कुछ अलग से 4-5 टाइप के फॉरेस्ट हैं, उनको अच्छे से पढ़ लो। अदरवाइज बाकी थोड़ा कम इम्पोर्टेंस दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दो, बट अगर ज़्यादा याद करना प्रॉब्लमेटिक हो रहा है तो वो छोड़ सकते हो। अब ये देखो, एक अल्पाइन मीडोज है ऑफ उत्तराखंड। यहाँ पे घास ही है। यहाँ पे अभी जब विंटर्स होंगे तो पूरी तरह से ये रीजन स्नो से कवर्ड होगा, और जब समर्स है तो यहाँ पे थोड़े बहुत घास उग रहे हैं। यहाँ पे पेड़, ऊंचे पेड़ नहीं आएंगे। इन्हीं में कुछ जड़ी बूटी वगैरह होते हैं जो लोग यहाँ से ले जाके मार्केट में बेचते हैं। अब देखते हैं दूसरे में, बेल्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अभी तो हिमालय की बात हम कर रहे थे। तो 0 to 600 मीटर्स में जो विंडवर्ड साइड्स हैं वहाँ पे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ एक स्पेसीज नाम याद कर पाओ तो ठीक है, वरना इसको डिटेल में हम बाद में भी देखेंगे। ये रीजन है 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल वाले रीजन है। फिर से मल्टी स्टोरीड कैनोपी है। अब डेंसेस्ट फॉरेस्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया। एवरग्रीन फॉरेस्ट ही होंगे सबसे डेंसेस्ट। अब थोड़े ऊपर जाएं 600 to 100 मीटर्स, तो मिड स्लोप्स में सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ये ट्रांजिशन होते हैं एवरग्रीन टू डेसिडुअस। स्पीशीज याद रखो तो रोजवुड, टीक, बैम्बू। टीक इज नॉट एवरग्रीन। टीक जो है वो ट्रांजिशन पे है, मोस्ट डेसिडुअस में या फिर सेमी एवरग्रीन में वो देखने को मिलता है। टीक इज इम्पोर्टेंट फॉर फर्नीचर मेकिंग, तो काफी डिमांड में होता है। जब 1000 से 1500 पे जाए अपर स्लोप्स में तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। फिर से टीक, टर्मिनेलिया, लॉरल। कुछ एक दो याद रख पाओ तो ठीक है। सीजनल लीफ, जब डेसिडुअस की बात आ गई तो इसमें लीफ फॉल होगा सीजनली। फिर और ऊंचा जाए, और ऊंची हाइट्स पे जैसे जाते हैं हम 1500 to 2000, तो सबसे पहले तो ये फ्रॉस्ट प्रोन रीजन्स है। फ्रॉस्ट ये रहा, फ्रॉस्टिंग। विंटर्स में यहाँ पे जो ओस गिरते हैं वो फिर ठंड में रात को बर्फ की तरह पौधों में, घास में जम जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं फ्रॉस्टिंग। ये पूरा घास के ऊपर बर्फ जमा हुआ। अब इनमें जो 1500 to 2000 मीटर्स में जो हमें देखने को मिलते हैं वो नीलगिरी, अन्नामलाई और पलानी हिल रेंजेस हैं। इनमें माउंटेन वेट फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम शोला फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, शोला फॉरेस्ट जो है वो काफी पेक्यूलियर टाइप के होते हैं। इनके बारे में डिटेल में हम आगे देखेंगे। स्टंटेड एवरग्रीन ट्रीज हैं और बीच बीच में ग्रासलैंड्स होते हैं। छोटे छोटे हाइट के एवरग्रीन ट्रीज हैं और बीच बीच में ग्रासलैंड्स होते हैं। इन्हें माउंटेन ग्रासलैंड्स भी बोलते हैं इंडिया के लिए, शोला फॉरेस्ट को। माउंटेन इसलिए कि पहाड़ों में ज़्यादा ऊंचाई पे पाया जा रहा है। अब बायोम एंड सॉइल और इसका लैंडफॉर्म का क्या इनमें इन्फ्लुएंस है वेजिटेशन में, ये देखते हैं। तो मैनग्रोव ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, बट फिर भी एक चार्ट के फॉर्म में। मैनग्रोव जो है वो हमें देखने को मिलते हैं सलाइन एंड मार्शी एरियाज में, डेल्टाइक रीजन्स में। एग्जाम्पल है सुंदरबंस। दूसरे एग्जाम्पल्स भितरकनिका, कोरिंगा, ये सब याद कर सकते हो। बट ये है कि मैंग्रोव्स कभी बिना सलाइन सॉइल के वो नहीं देखने को मिलेंगे। सलाइन जहाँ पे वाटर होगा वहीं पे मैंग्रोव्स आएंगे। और जहाँ पे सेम डेजर्ट एंड सैंडी सॉइल्स हैं वहाँ पे कैक्टस हैं, थॉर्न्स हैं। आगे जो फॉरेस्ट टाइप ऑफ इंडिया है इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एंड विल ट्राई टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ वेजिटेशन। ठीक है, तो लेक्चर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना। वेजिटेशन वाला जो पार्ट है बेसिकली इसमें फॉरेस्ट के बारे में, कुछ प्लांट स्पीसीज के बारे में और क्लाइमेट एंड रेनफॉल कंडीशंस के बारे में ही याद करना होगा। अदरवाइज यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में कुछ एक चीज़ होंगे, और मैंग्रोव्स के बारे में कुछ एक चीज़ होंगे, तो वो हम थोड़े अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अदरवाइज ज़्यादा फैक्ट्स ही हैं, याद करने की चीज़ है। तो लेक्चर देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।